स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर शुरू है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और उस चैप्टर में जो हमारा करंट टॉपिक है वो है रेप्लिकेशन। तो बच्चों, रेप्लिकेशन के बारे में हमने सबसे पहले बात पढ़ी थी मिचेल्सन-स्टाल एक्सपेरिमेंट के बारे में। ओके, तो वो एक तरह का सेमी कंजर्वेटिव को प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंट हमने वो पढ़ा था। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था प्रोसेस, रेप्लिकेशन की प्रोसेस, और वो हमारा पार्ट 1 था इन केस ऑफ प्रोसेस। उस प्रोसेस में हमने कि रेप्लिकेशन एक्चुअली होता कैसे है वो इन्फॉर्मेशन ली थी। मतलब हमने उसमें जैसे लास्ट लेक्चर जो हुआ था हमारा, वो प्रोसेस का पार्ट 1 था। उस प्रोसेस में हमने ये पढ़ा था कि कौन कौन से कंटेंट लगते हैं रेप्लिकेशन के लिए। जैसे डीएनए की ज़रूरत थी, एंजाइम्स की ज़रूरत थी, उसके बाद में आरएनए प्राइमर की ज़रूरत थी और न्यूक्लियोटाइड की ज़रूरत थी। ओके, और उसमें हमने किस प्रकार रेप्लिकेशन होगा, उसकी स्टेप्स क्या है, ये पूरा हमने जाना था। अगर आपको याद है तो हमने एंजाइम्स के नाम भी लर्न किए थे। आपको पता होगा एंजाइम्स के नाम, जैसे हमने एंजाइम्स के नाम स्टार्ट किए थे टोपोआइसोमरेज से, उसके बाद में डीएनए लाइगेज से, हेलिकेज, देन सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, वो प्रोटीन फॉर्म में आता है। ओके, और सबसे मेन रोल जो प्ले किया था वो डीएनए पॉलीमरेज ने किया था। ओके, तो अभी हमें क्या पढ़ना है? एक्चुअली अभी हमें पढ़ना है उसी प्रोसेस का पार्ट 2। उस पार्ट 2 में हम ये पढ़ेंगे कुछ रिमेनिंग पोर्शन जो एनसीईआरटी में हमने नहीं पढ़ा, उस रिमेनिंग पोर्शन को हम पढ़ेंगे, और डीएनए पॉलीमरेज के बारे में एक्स्ट्रा क्या आता है एग्ज़ाम में वो पढ़ेंगे। ओके, तो पहले हम एनसीईआरटी का थोड़ा बहुत जो बचा हुआ पोर्शन है वो पढ़ लेते हैं। देखिए क्या होता है, मतलब एनसीईआरटी का कहना क्या है। इनका ये कहना है किसी भी लिविंग सेल के अंदर डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। गॉट इट? लिविंग सेल के अंदर डीएनए रेप्लिकेट हो रहा है। डीएनए रेप्लिकेशन के लिए ऑब्वियसली किन की ज़रूरत है? एंजाइम्स की ज़रूरत है, ग्रुप ऑफ एंजाइम्स की ज़रूरत है। कई सारे एंजाइम्स उसमें आ जाते हैं, लेकिन उसमें जो मेन एंजाइम है वो है हमारा डीएनए पॉलीमरेज। और मेन एंजाइम इज द डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा वो देखिए। डीएनए पॉलीमरेज यूज करेगा डीएनए टेम्पलेट। अब थोड़ा इसका मीनिंग समझिए। एक्चुअली हमने ये पूरा पढ़ा है तो भी इसका मीनिंग देखिए। यूज डीएनए टेम्पलेट का मतलब क्या हुआ, आपको अगर याद है तो मान लीजिए ये सिंगल स्ट्रैंड है, इसको हमने टेम्पलेट कहा क्योंकि हम इसका यूज़ करेंगे। जैसे कि ये है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, गॉट इट? ये टेम्पलेट हुआ। इनके ऊपर हम नया स्ट्रैंड प्रिपेयर कर रहे हैं। वो कैसे होगा? इस तरह। ये है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। हमेशा कैसे अपोज में है ना, ये 3 है तो ये 5 है, ये 5 है तो ये 3 है, आ गए अपोज में। ओके, तो और दोनों के बीच में कौन से बॉन्ड होंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। तो कहने का मीनिंग क्या है मेरा, जो डीएनए पॉलीमरेज नाम का एंजाइम रहता है उसने इस ब्लू कलर के टेम्पलेट का यूज़ किया और ब्लैक कलर का स्ट्रैंड फॉर्म किया। ओके, और जब ये स्ट्रैंड फॉर्म हो रहा था, वंस अगेन देखो, फाइव प्राइम 3 प्राइम। हम यहाँ पहले कुछ बेस पेयर लिखते हैं, कुछ न्यूक्लियोटाइड लिखेंगे, सॉरी, ACGT। ओके, जब यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज जॉइंट हुआ और इस डीएनए पॉलीमरेज ने रिएक्शन शुरू कर दी, और डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा? डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पे अपोज में न्यूक्लियोटाइड को ऐड करेगा। T के अपोज में A, G के अपोज में C, C के अपोज में G, A के अपोज में T, और इन सब को ऐड कर देगा। ये सब कौन कर रहा है? डीएनए पॉलीमरेज। इसलिए मैंने कहा कि डीएनए पॉलीमरेज ने ब्लू कलर का टेम्पलेट यूज़ किया और इसके ऊपर एक नया स्टैंड फॉर्म किया।
ओके। और ये नए स्टैंड फॉर्म करने में उसको एडिशन ऑफ क्या करना पड़ रहा है, न्यूक्लियोटाइड ऐड करना पड़ रहा है। तो न्यूक्लियोटाइड को ऐड करके उसने वहाँ पे एक स्टैंड फॉर्म किया। इसी को हम यहाँ पे कह सकते हैं पॉलीमराइजेशन। इसलिए एनसीईआरटी में जो वर्ड है उसका मीनिंग सुनिए, पॉलीमराइजेशन। इसका मतलब है आप पॉलीमर बना रहे हैं, आप एक लंबी चेन बना रहे हैं। किसकी चेन है ये, न्यूक्लियोटाइड चेन। कौन बना रहा है, डीएनए पॉलीमरेज। बात समझ में आ गई। तो ये रहा हमारा पहला कंसेप्ट जो एनसीईआरटी में इंट्रोडक्शन में ही दिया है। लिविंग सेल में डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है, उसके लिए एंजाइम की ज़रूरत है, और स्पेशली डीएनए पॉलीमरेज मेन एंजाइम है जो डीएनए टेम्पलेट का यूज़ करके, ब्लू कलर का यूज़ करके, यहाँ पे ब्लू कलर का जो टेम्पलेट है ना उसका यूज़ करके ब्लैक कलर का वहाँ पे स्ट्रैंड प्रिपेयर कर रहा है। बात समझ में आ गया आपको, इसी को हमने कहा पॉलीमराइजेशन। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे जो नेक्स्ट बात होगी वो डीएनए पॉलीमरेज के बारे में होगी। देखिए डीएनए पॉलीमरेज ये जो है ये काफ़ी इफ़ेक्टिवली काम करता है, इसका वर्क काफ़ी इफ़ेक्टिव है, ये काफ़ी स्पीडली काम करता है। स्पेशली इन इकोलाई बैक्टीरिया है जो प्रोकैरियोटिक में आता है, उसके अंदर ये काफ़ी इफ़ेक्टिवली काम करेगा और फास्टली काम करेगा। मतलब इसका जो पॉलीमराइजेशन का रेट है वो काफ़ी फास्ट है। लगभग मैं आपको स्पीड बताऊं तो लगभग 2000 बेस पेयर पर सेकंड। मतलब ये कि वो जब पॉलीमराइजेशन करता है, न्यूक्लियोटाइड जब ऐड करता है तब उसका स्पीड 2000 बेस पेयर प्रति सेकंड के हिसाब से रहता है। इतना फास्टली काम करता है ये डीएनए पॉलीमरेज। जैसे अगर ये टेम्पलेट हुआ, टेम्पलेट के ऊपर अगर हमें एडिशन करनी है AGCT का, जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ A है, G है, C है, T है, इसके अपोज में क्या आएगा T C G A। ये एडिशन काफ़ी फास्ट करता है वो 2000 बेस पेयर पर सेकंड के हिसाब से। ओके, ये वैल्यू एनसीईआरटी के अंदर दी है और ये वैल्यू काफ़ी IMP है इकोलाई बैक्टीरिया को लेके। ओके, तो ये हुआ डीएनए पॉलीमरेज के बारे में। उसके बाद इसी को हम कंटिन्यू करते हैं। जो डीएनए पॉलीमरेज होता है वो एक्चुअली इफ़ेक्टिवली काम करेगा, स्पीडली काम करेगा, लेकिन उसमें एक एक्यूरेसी रहती है। एक्यूरेसी का मतलब है परफेक्टनेस। तो ये परफेक्टली काम करता है। एनसीईआरटी में इसके बारे में बताया उन्होंने कि ये फास्टली भी काम करेगा और साथ में परफेक्टली भी काम करेगा। अगर उसने परफेक्टली काम नहीं किया, बाय मिस्टेक कर दी, बाय मिस्टेक का मतलब होता है, बाय मिस्टेक का मतलब जैसे एग्जांपल जब आप टाइपिंग कर रहे हो, टाइपिंग या फिर आप लिख रहे हैं तो लिखते समय स्पेलिंग आपने गलत कर दिया, बराबर है, तो वर्ड गलत हो जाएगा वो। अगर कोई भी अल्फ़ाबेट गलत हुआ तो सेम बात यहाँ पे होगी। जब आप यहाँ पे A को T ले रहे हैं, G को C, C को G, T को A, अगर ये सीक्वेंस ले रहे हैं, अगर उनमें कोई गड़बड़ करते हैं, इनमें कोई बेस पेयर अगर गलत ऐड करते हैं, कोई बेस अगर गलत ऐड करते हैं तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है। तो यहाँ अगर प्रॉब्लम होती है, मतलब यहाँ पे अगर आप मिस्टेक करते हैं तो यहाँ पे होगा म्यूटेशन। म्यूटेशन का मतलब मैंने क्या समझाया था? म्यूटेशन का मतलब समझाया था मैंने चेंज होना। अगर ये डीएनए पॉलीमरेज ये पॉलीमराइजेशन करते वक्त अगर कोई मिस पेयर यहाँ पे ऐड करेगा या गलत बेस यहाँ पे ऐड करेगा तो वहाँ पे म्यूटेशन होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। म्यूटेशन का मतलब क्या है? चेंजेस द सीक्वेंस। ओके, तो इस तरह की बात थी इस डीएनए पॉलीमरेज को लेके। देन हम ये भी बात करेंगे जो नेक्स्ट एनसीईआरटी में दिया है उन्होंने। जब ये टेम्पलेट है, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाला टेम्पलेट, और इसके ऊपर आप जब नया स्टैंड फॉर्म कर रहे हैं, ये 5 प्राइम होगा और ये 3 प्राइम होगा, तो आप पॉलीमराइजेशन कर रहे हो। स्पेशली ये करते वक्त अगर यहाँ पे A है, G है, C है, T है, तो इसके अपोज में आप क्या ऐड करोगे? A का अपोजिट कौन होगा? T। G का अपोजिट C होगा, C का अपोजिट G होगा, T का अपोजिट A होगा। बात समझ में आ गई। लेकिन एक बात यहाँ पे और एक
क्रिएट मतलब एक समझिए, जब आप एडिशन कर रहे हैं टी का या फिर यहाँ पे सी का, उस वक्त एडिशन के लिए अब टी तो चाहिए ना मौजूद। ये टी मौजूद, टी कहाँ से आया? और दूसरी बात, ये सब प्रक्रिया कौन कर रहा है? हमारा डीएनए पॉलीमरेज कर रहा है। गॉट इट। फिर इसको अभी यहाँ पे ए के अपोजिट में टी ऐड करना है, टी को कहाँ से लाएगा? अब ये मैंने टॉपिक आपको पहले से समझा के दिया था, याद आया? हमने वहाँ पे डी ए टी पी, डी जी टी पी, डी सी टी पी, डी टी टी पी, हमने इनकी बात की थी। इसे कॉमनली कहते हैं DNTPs, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, ये ट्राइफॉस्फेट है जिसमें ये डीऑक्सीराइबो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सीराइबो ग्यूनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये सब वहाँ पे काम करेंगे। मतलब जब भी, जैसे यहाँ पे ए है, यहाँ पे टी ऐड करना है, टी ऐड करना है मतलब वो किसको ऑब्वियसली इन्वॉल्व करेगा? DTP को। अगर उसको यहाँ पे जी का अपोजिट कौन है? सी है, किसको कॉल करेगा? ऑब्वियसली DCTP को। उसको अगर सी के अपोजिट में जी चाहिए, ऑब्वियसली वो इसको कॉल करेगा। बात समझ में आ रही? मतलब इनका काम है यहाँ पे ऐड होते जाना। तो पहला वर्क है इनका पहला वर्क है एडिशन। ऐसा सबस्ट्रेट काम करते हैं वो, क्योंकि सबस्ट्रेट ऐड होते रहता है। और मतलब सबसे मतलब रॉ मटेरियल की तरह काम करते हैं। और दूसरा जो है एनर्जी प्रोवाइड। मैं कोई बात बता दूं, रेप्लिकेशन एक एनर्जी डिमांडिंग प्रक्रिया है, इसमें एनर्जी काफ़ी लगती है। फिर एनर्जी कौन देगा? ऑब्वियसली यही देंगे, DNTPs। क्यों देंगे? ये रीज़न है, इनके पास फॉस्फोरस ग्रुप है। अगर आप किसी को भी देख लो, से आपने इसको देख लिया DATP को, इसके बाद देखते हैं ट्राइफॉस्फेट, 3 फॉस्फोरस है। और जो फॉस्फोरस रहता है ना, बिटवीन द 2 फॉस्फोरस वहाँ पे बॉन्ड रहता है, वो हाई एनर्जी बॉन्ड रहता है। जैसे कि ये फॉस्फोरस है, ये फॉस्फोरस है, 2 फॉस्फोरस के बीच में जो यहाँ पे बॉन्ड है, ये काफ़ी स्ट्रांगली बॉन्ड रहता है, मतलब हाई एनर्जिक बॉन्ड रहता है। और उसी वजह से इसके अंदर एनर्जी रहती है। ओके, तो ATP के स्ट्रक्चर के वक्त पढ़ेंगे हम। तो फिलहाल इतना याद रखो आप, ATP के अंदर एनर्जी है, और जब ATP यहाँ पे ऐड हो रहा है तो अपनी एनर्जी यहाँ पे लगा रहा है। तो ये सारे के सारे जितने हैं वो सब अपनी एनर्जी यहाँ पे लगा रहे हैं। बात समझ में आ गई? तो इनके 2 काम याद रखना, एक तो वो यहाँ पे ऐड होने में हेल्प कर रहे हैं, दूसरा मतलब वो एनर्जी यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। गॉट इट? तो ये हुआ हमारा इन DNTPs को लेके, ये भी NCERT के अंदर उन्होंने दे के रखा है। अब मैं नेक्स्ट बात जो करूँगा वो थोड़ा प्रैक्टिस करना, उसकी बार बार उसको पढ़ना। आप NCERT का जो लास्ट पैराग्राफ है, थोड़ा उन्होंने मतलब लास्ट पैराग्राफ में ही उन्होंने एक सेंटेंस दिया है। उन्होंने लास्ट पैराग्राफ के थोड़ा पहला पैराग्राफ, हमारा जो टॉपिक है वो है ORI। वैसे मैंने आपको प्रोसेसिंग जब पढ़ाई थी पार्ट 1 में, जब मैंने आपको ORI के बारे में बताया था, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के बारे में, तो भी एक बात बता दो ओरिजिन रेप्लिकेशन के बारे में, ये ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। DNA में कहीं पर भी ORI अगर हो, वहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। अगर DNA में ORI नहीं है तो रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं होगा, नो रेप्लिकेशन। ओके, अब मेरी बात को समझना। ये इकोलाई बैक्टीरिया है, गॉट इट? इस इकोलाई में ऑलरेडी यहाँ पे एक DNA है और ये ओरिजिनल DNA है। ये हम वापस से बायोटेक वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, आप फिलहाल इधर ध्यान दो। ये DNA है, ओरिजिनल DNA है, उसके साथ यहाँ और एक DNA है, सर्कुलर DNA है, एक्स्ट्रा में है, इसलिए एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA कहते हैं इसको, एक्स्ट्रा DNA है ये, और इसको हम कहते हैं एज अ वेक्टर। और आपने इसके पहले सेल पढ़ाते वक्त आपने एक नाम सुना था प्लाज्मिड करके, प्लाज्मिड, जिसे हम आज वेक्टर कहते हैं। ओके, क्योंकि ये कैरियर होता है ये। सो ये जो वेक्टर है, थोड़ा इसको बाहर निकालते, देखिए मुझे वेक्टर के बारे में क्या कहना है। वेक्टर के बारे में ये कहना है, इस वेक्टर को यहाँ पे एक
पॉइंट होगा इसका नाम होगा ORI, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। क्यों? अगर इस वेक्टर को ORI है तो ये वेक्टर रेप्लिकेट हो सकता है। अगर इसमें ORI नहीं होता तो ये वेक्टर रेप्लिकेट नहीं होता। मेरी बात वंस अगेन रिपीट करता हूँ मैं। इस वेक्टर में कौन सा पॉइंट है? ORI, तो ये वेक्टर क्या होगा? रेप्लिकेट, मतलब बहुत सारी कॉपीज बना सकता है। बात समझ में आ गई? ओके, और कॉपीज बनाएगा क्योंकि इसमें ORI है। इसीलिए ये जो वेक्टर है ये कहीं पर भी जाए, किसी और सेल में चला जाए तो ये रेप्लिकेट होगा। इसीलिए इनका यूज़ हम बायोटेक में अच्छे से करते हैं। ओके, अब दूसरा कंसेप्ट जो मैं पढ़ाऊँगा वो देखिए। अगर ये कैरियर है, अगर ये किसी को कैरी कर सकता है तो देखिए हमने इसमें एक्चुअली क्या ऐड किया होगा जिससे वो उसको कैरी करेगा। मतलब कोई व्हीकल है, वो व्हीकल इंसान को कैरी कर सकता है। वैसे ही यहाँ बात है। अब देखिए यहाँ मैंने ड्रॉ किया एक DNA। ये DNA कुछ अलग DNA है, किसी और का DNA है। ये DNA मुझे ट्रांसफ़र करना है या फिर इसके मल्टीपल कॉपीज़ बनानी है। समझिए, ये ब्लू कलर का DNA है, इसके मुझे मल्टीपल कॉपीज़ बनानी है। तो मैंने इस DNA को यहाँ पे ऐड किया। मैंने DNA को कहाँ ऐड किया? इस वेक्टर के अंदर। अब मैं आपको एक बात बताऊं, अब इस वेक्टर का जो नाम है वो बदल चुका है। ये वेक्टर खुद एक DNA था, यहाँ आपने और एक DNA ऐड किया, दो अलग अलग DNA हो गए, इसलिए इसका नाम है रिकॉम्बिनेंट DNA। इसमें ऑलरेडी एक DNA था ब्लैक कलर का, इसमें हमने ब्लू कलर का DNA ऐड किया, तो कंप्लीटली क्या बन गया? रिकॉम्बिनेंट DNA। NCERT के अंदर ये नाम दिया है रिकॉम्बिनेंट DNA। ओके, तो आप अच्छे से याद रखना, ये दो कॉम्बिनेशन से बनने वाला DNA है, दैट इज़ रिकॉम्बिनेंट DNA। तो मेरी बात क्या है यहाँ पे? अगर डेफिनेटली अगर यहाँ पे ORI है तो ये मल्टीप्लाई होगा क्योंकि इसके पास DNA है। अगर ये मल्टीप्लाई होगा तो उसके साथ यहाँ पे DNA भी मल्टीप्लाई होगा। अगर एक वेक्टर से दो वेक्टर बन रहे हैं तो एक ब्लू कलर के DNA से दो ब्लू कलर के DNA बन जाएंगे। ओके, तो ये हमारा कंसेप्ट जो ORI से निकल आता है। सर आपने क्यों बताया सब कुछ? तो पहली बार NCERT में दिया है उन्होंने, डिटेल में हम पढ़ेंगे बायोटेक वाले चैप्टर में। आप फिलहाल इतना याद रखो कि अगर यहाँ वेक्टर में ORI ना होता, रेप्लिकेशन का पॉइंट ही नहीं होता, तो क्या वेक्टर रेप्लिकेट होता? बिल्कुल नहीं। क्या फिर ये DNA जो है हमने ऐड किया, क्या वो रेप्लिकेट होता? बिल्कुल नहीं। बात समझ में आ गई? इसमें ORI है इसलिए वो रेप्लिकेट होगा, इसलिए खुद DNA भी रेप्लिकेट होगा। चलो यहाँ तक बात समझ में आई। बच्चों अब तक जो हमने पढ़ा वो अकॉर्डिंग NCERT पढ़ा। ओके, अब जो हमें पढ़ना है वो DNA पॉलीमरेज के बारे में पढ़ना है, थोड़ा एक्स्ट्रा में पढ़ना है। देखते हैं। पहले तो DNA पॉलीमरेज की जो खोज की थी वो कॉर्नबर्ग नाम के साइंटिस्ट ने की थी, तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। तो DNA पॉलीमरेज डिस्कवर्ड बाय द कॉर्नबर्ग। दूसरी बात, DNA पॉलीमरेज हमें दो तरह से देखना है, एक प्रोकैरियोटिक के अंदर, एक यूकैरियोटिक के अंदर, क्योंकि दोनों में DNA पॉलीमरेज अलग अलग होते हैं, उनके टाइप अलग अलग होते हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक में। पहले मैं बात करूँगा प्रोकैरियोटिक की। प्रोकैरियोटिक में DNA पॉलीमरेज जो है वो तीन प्रकार के हैं, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। ओके, इसमें से जो IMP है वो टाइप 1 और टाइप 3 है, और सेकंड के बारे में आप इतना टेंशन मत लो। ओके, तो हम 1 बाय 1 देखेंगे। सबसे पहले मैं टाइप 1 की बात करूँगा। तो DNA पॉलीमरेज टाइप 1 इन प्रोकैरियोट। DNA पॉलीमरेज टाइप 1, इसकी पहली खासियत, ये वर्क करता है एज अ, मतलब ये परफॉर्म करेगा पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन का मतलब एडिशन ऑफ DNA, एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, मतलब पॉलीमराइजेशन। और किस डायरेक्शन में करता है वो भी आप देख लीजिए। इसकी डायरेक्शन है
5 प्राइम टू 3 प्राइम। ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम काम करता है, अलग से लिखते हैं इसको, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ये याद रखना ऑलवेज, ये पॉलीमराइजेशन परफॉर्म करेगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम। कैसे करेगा वो भी देख लीजिए आप। अगर आपको स्ट्रक्चर याद आए तो हमने ऐसे स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था विद द हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ओके। और अगर आपको याद है तो मैंने यहाँ पे पहले ड्रॉ किया था आरएनए प्राइमर। हमने प्राइमर यहाँ पे लगाए थे पहले, और प्राइमर के बाद मैंने यहाँ पे स्टैंड फॉर्म करना शुरू कर दिया था। ये मैंने नया स्टैंड बनाया था, ओके। तो अगर आपको याद है तो यहाँ पे हमने लिखा था 5 प्राइम, यहाँ लिखा था 3 प्राइम। उसी के अपोज में यहाँ 5 प्राइम और ये कौन सा होगा 3 प्राइम। गॉट इट। सो मुझे अब करना क्या है, मुझे पॉलीमरेज नंबर 1 के बारे में फंक्शन बताना है। उसका काम है पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन का मतलब है एडिशन ऑफ डीएनए, एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। और वो कैसे करेगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम। क्या करेगा इसमें वो सबसे पहले क्या करेगा, वो इस आरएनए प्राइमर को हटाएगा। तो आरएनए प्राइमर को किसने हटाया, डीएनए पॉलीमरेज 1 ने हटाया, ओके। तो हम यहाँ इसके अंदर लिख सकते हैं पहला, इट रिमूव आरएनए प्राइमर। तो आरएनए प्राइमर हट गया, जगह खाली हो गई। तो जगह खाली होने के बाद वो वहाँ पे ऐड करेगा डीएनए को, न्यूक्लियोटाइड्स को। तो उसने वहाँ पे फिर डीएनए को ऐड किया, देख सकते हैं आप इस तरह। तो इतना पोर्शन उसने ऐड किया है, वो भी डीएनए ऐड किया है। एंड स्पेस fill up by DNA न्यूक्लियोटाइड। मतलब पहले उसने यहाँ पे जो आरएनए प्राइमर था इसको हटा दिया और इसके बदले वहाँ पे डीएनए ऐड किया। सो दैट्स कॉल्ड एज अ पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी। बात समझ में आ गई। अब देखिए दूसरी एक्टिविटी क्या है उसकी। दूसरी एक्टिविटी जो होगी वो होगी प्रूफ रीडिंग, या फिर हम ऐसा क्या, प्रूफ रीडिंग नहीं, प्रूफ रीडिंग तो हम इसे के बोलेंगे, पहले इसको ही बोलेंगे। दूसरी एक्टिविटी है कि एक्सोन्यूक्लियस की, दैट वी कॉल्ड एज अ एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी जो होगी उसकी 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम। मतलब दोनों डायरेक्शन में उसकी एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी चलेगी। आप बोलोगे सर एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती क्या है, अब वो समझिए। एक्सो का मतलब होता है बाहर, ओके। यहाँ पे क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पे अगर सीक्वेंस इस तरह है, ए है, टी है, जी है, सी है, ए टी जी सी, ओके। इसके अपोज में सीक्वेंस क्या बनेगा बोलिए, ए का अपोजिट टी, टी का अपोजिट ए, जी का अपोजिट सी, सी का अपोजिट जी। ये तो प्रॉपर सीक्वेंस हुआ। लेकिन कभी कभी अगर गलती हो जाती है और बाय मिस्टेक अलग से पेयर बनती है, जैसे एग्जांपल यहाँ पे टी के अपोज में ए आना चाहिए था तो यहाँ पे जी आ जाता है। देखिए टी के अपोजिट में आना चाहिए, जी आ जाता है। यहाँ पे सी के अपोज में जी होता है तो यहाँ पे टी आ जाता है। गलती हुई, मिसमैच पेयर हुई। मैंने कहा मिसमैच पेयर। उसी मिसमैच पेयर को, गलत न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करने का काम ये करेगा डीएनए पॉलीमरेज 1। तो उसने क्या किया, जो यहाँ पे गलत पेयर लगेगी उसको उसने रिमूव कर दिया। तो उसका मेन काम है एक्सोन्यूक्लियस का, जो मिसमैच पेयर है उसको रिमूव किया जाए।
गॉट इट। तो ये बात होती है हमारे डीएनए पॉलीमरेज 1 को लेके। दो बातें याद रखना, एक इसका पॉलीमराइजेशन होगा, मतलब वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डीएनए को ऐड करता जाएगा, आरएनए प्राइमर को हटाएगा पहले, बाद में डीएनए को ऐड करेगा। दूसरा एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम भी चलती है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम भी चलती है, ये आईएमपी है। मतलब है एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी का मतलब ये है कि वो जो गलत पेयर है इसके अंदर उसको रिमूव करने का काम प्रॉपरली कर रहा है। गॉट इट। तो ये हुआ 1 के बारे में। अब 2 के बारे में बात करते हैं। डीएनए पॉलीमरेज 2 में एक ही चीज़ आप याद रखो, इसका जो एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है वो चलेगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम। बस इतना आप याद रखो, 3 प्राइम से शुरू करता है, 5 प्राइम पे फिनिश करता है, और कुछ याद रखो मत आप। ओके, अब उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड टॉपिक की, दैट इज़ द टाइप डीएनए पॉलीमरेज टाइप 3। ये सबसे आईएमपी है। क्यों? इसका सबसे बड़ा रोल रहेगा, ह्यूज रोल, इट्स कॉल्ड एज, तो हम बोलते हैं एज अ मेन रोल, क्योंकि जितने भी पॉलीमराइजेशन किए, जितने भी एडिशन किए डीएनए का, सब इसी की वजह से हो चुका है। और इवन दो मैंने आपको लास्ट टाइम जैसे कहा था कि यहाँ पे हमें डीएनए पॉलीमरेज ऐड करना है, वो डीएनए पॉलीमरेज 3 ही था जो शुरुआत करता है, जो इस प्रक्रिया को पूरी तरह से क्रिएट करता है, मतलब यहाँ पे स्टैंड को प्रॉपरली बनाता है शुरू में, वो डीएनए पॉलीमरेज 3 ही होता है। ओके, तो इसका मेन रोल रहेगा। दूसरी बात, इसमें जो पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी है ये भी पॉलीमराइजेशन करता है, दैट इज एडिशन ऑफ द डीएनए, और वो करता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। इसका पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी चलेगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम ओनली। ओके, दूसरी बात, इसका जो एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी अगर है, ये एक्सोन्यूक्लियस भी परफॉर्म करता है। एक्सोन्यूक्लियस मतलब ये भी उस डीएनए पॉलीमरेज 1 की तरह काम करेगा, मिसमैच पेयर को बाहर निकालेगा, जो गलत पेयर लगी है उसको वो हटाएगा। तो इसका काम है एक्सोन्यूक्लियस, और वो चलता है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। आप इतना याद रख लीजिए, पॉलीमराइजेशन चला 5 टू 3 प्राइम, बराबर है, और एक्सोन्यूक्लियस चला 3 टू 5 प्राइम। इनमें 5 टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस नहीं है। जैसे आपने पॉलीमरेज 1 में बात किया था, पॉलीमरेज 1 में दोनों तरफ से 5 टू 3, 3 टू 5 एक्सोन्यूक्लियस चल रहा था, वैसे यहाँ बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे एक ही डायरेक्शन में चलेगा एक्सोन्यूक्लियस, वो है 3 टू 5। और रहा सवाल पॉलीमराइजेशन का, तो वो चल रहा है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। इस तरह आप इसको अच्छे से पढ़िए, समझिए, क्योंकि इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन आपको आएंगे। मैं थोड़ा एक कंसेप्ट समझाऊं, उसका नाम है प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीडिंग का मतलब, जैसे स्पेशली प्रूफ रीडिंग परफॉर्म करता है डीएनए पॉलीमरेज 3। मैं इसलिए बता रहा हूं, अगर प्रूफ रीडिंग के ऊपर क्वेश्चन आया तो इसलिए डीएनए पॉलीमरेज 3। डीएनए पॉलीमरेज 3 क्या करेगा, जैसे अभी मैंने कहा था, इसका जो एक्टिविटी है वो है एक्सोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस में क्या करेगा, एक्सोन्यूक्लियस में वो जो गलत लगी हुई पेयर है उसको बाहर निकालेगा। तो देखिए, ये स्टैंड है, टेम्पलेट हुआ, यहाँ पे लगा है A, यहाँ पे T, यहाँ पे G, बराबर है। अब अकॉर्डिंग टू रूल के हिसाब से यहाँ पे पेयर क्या बननी चाहिए, A का पेयर T के साथ, T का पेयर A के साथ, G का पेयर C के साथ। ये एक्चुअली अकॉर्डिंग टू रूल होता है, लेकिन बाय मिस्टेक यहाँ पे G आया, तो क्या ये पेयर लगी बराबर? बिल्कुल नहीं। फिर ऐसे केस में ये जो डीएनए पॉलीमरेज 3 है, इस G को हटा देगा। तो इस G को किसने हटाया? डीएनए पॉलीमरेज 3 ने हटाया। फिर वहाँ पे
प्रॉपरली यहाँ पे कौन आना चाहिए, ए ही आना चाहिए ना। तो वहाँ पे ए ऐड करने का काम कौन कर रहा है, वो कर रहा है डीएनए पॉलीमरेज 1। मेरी बात वंस अगेन समझिए, मैं प्रूफ रीडिंग की बात कर रहा हूँ। प्रूफ रीडिंग का मतलब होता है जैसे कि किसी ने मैटर टाइप किया हो, मैटर टाइप करने के बाद हमने उसकी प्रिंट निकाली, प्रिंट हमने देखा क्या सही है क्या गलत है, हमने ऑब्जर्व किया, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक आती है, हमने उसको रिपेयर किया और वापस से हमने वहाँ पे टाइप करना शुरू कर दिया, गलतियाँ हमने रिपेयर की। सेम चीज़ यहाँ पे होगी प्रूफ रीडिंग में। यहाँ पे पहले जी लगा हुआ था, गलत है, मिसमैच हुआ, रिमूव किसने किया, रिमूव्ड बाय डीएनए पॉलीमरेज थर्ड ने उसको रिमूव किया। और रिमूव करने के बाद यहाँ पे एक्चुअली पेयर क्या चाहिए, ए, तो वो किसने ऐड किया, डीएनए पॉलीमरेज 1 ने ऐड किया। गॉट इट। और बाद में यहाँ पे डीएनए लाइगेज नाम का एंजाइम की वजह से यहाँ पे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्म कर दिए। आप बस इतना याद रखो, गलत पेयर को रिमूव किसने किया, थर्ड ने किया, ऐड किसने किया, 1 ने किया। बस इतना आप याद रखना। ओके, इस तरह हमने ये 3 तरह के जो डीएनए पॉलीमरेज है वो पढ़ लिए हैं जो प्रोकैरियोटिक से बिलोंग कर रहे थे। अब दूसरी बात, डीएनए पॉलीमरेज इन यूकैरियोटिक वाले केस में डीएनए पॉलीमरेज कितने तरह के हैं। एक्चुअली मैं आपको डायरेक्टली उनका टाइप और उनके फंक्शन पढ़ा दूँ यहाँ पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। उसमें पहला है डीएनए पॉलीमरेज अल्फ़ा, डीएनए पॉलीमरेज अल्फ़ा। उसके बाद में डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा, डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा होगा। और लास्टली डीएनए पॉलीमरेज बीटा। Now look at their function. DNA polymerase alpha, it produce lagging strand। याद आया, लैगिंग स्ट्रैंड, लैगिंग लीडिंग स्ट्रैंड। क्या बनाया इसने, लैगिंग स्ट्रैंड बनाया अल्फ़ा ने। डेल्टा, इट प्रोड्यूस, बस यही छोटे छोटे फंक्शन याद रखना। इट प्रोड्यूस लीडिंग स्ट्रैंड। लास्ट डीएनए पॉलीमरेज बीटा, इट वर्क लाइक पॉलीमरेज 1। पॉलीमरेज 1 याद आया, इसके पहले मैंने पढ़ाया था प्रोकैरियोटिक वाले केस में पॉलीमरेज 1। जैसे पॉलीमरेज 1 के वहाँ पे रोल है पॉलीमराइजेशन के बारे में बोलो, मतलब डीएनए पॉलीमरेज 1 के जो रोल है पॉलीमराइजेशन में बोलो, उसके बाद एक्सोन्यूक्लियस बोलो, ओके, वो सारे फंक्शन ये परफॉर्म कर रहा है इन केस ऑफ यूकैरियोटिक वाले केस में। ओके, तो अल्फ़ा ने क्या किया, लैगिंग स्ट्रैंड बनाया, डेल्टा ने क्या किया, लीडिंग स्ट्रैंड बनाया, और बीटा ने क्या किया, वो तो पॉलीमरेज 1 की तरह परफॉर्म कर रहा है। ओके, तो यहाँ से दोनों क्वेश्चन, मतलब 3 क्वेश्चन वो बन सकते हैं, अल्फ़ा का फंक्शन, डेल्टा का फंक्शन, और बीटा को कंपेयर हमने किसने, बीटा को कंपेयर जो किया हमने वो किसके साथ किया, पॉलीमरेज 1 के साथ किया। तो यहाँ पे आपका जो टॉपिक है वो फिनिश हुआ। अगर मैं सिंपल एक डिफरेंस अगर बोलूँ यहाँ पे, डिफरेंस कि प्रोकैरियोटिक वाले केस में और यूकैरियोटिक वाले केस में रेप्लिकेशन का डिफरेंस बना, तो सिंपली देखो, पहला पॉइंट रहेगा जगह। प्रोकैरियोटिक में रेप्लिकेशन कहाँ हो रहा है, साइटोप्लाज्म में हो रहा है, रेप्लिकेशन साइटोप्लाज्म में हो रहा है, और यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस में हो रहा है। दूसरा पॉइंट, यहाँ पे प्रोकैरियोटिक में
जो ORI है ओरिजिनल रेप्लिकेशन वो कितने हैं, वो मैंने पढ़ाया था आपको। इसमें सिंगल ORI है, यहाँ पे मल्टीपल ORI है। क्योंकि इसकी लंबाई ज़्यादा है DNA की तो मल्टीपल ORI होंगे, इसकी DNA की लंबाई काफ़ी कम रहे तो सिंगल ही ORI होगा। यहाँ में जो इसमें जो ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट है, ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स जो लैगिंग स्टैंड पे बना था, उसमें लगभग 1000 से 2000 न्यूक्लियोटाइड की वो लेंथ होती है। उसकी लंबाई लगभग 1000 से 2000 न्यूक्लियोटाइड का होगा, और इसमें कम रहता है, इसमें वो रहता है 100 to 200 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग। बात समझ में आ गई? तो ये एक डिफरेंस है इनमें एक डिफरेंस बनेगा वो स्पीड का, मतलब कितने बेस पेयर वो कंटिन्यू ऐड करते जाता है, कितने, जैसे हमने NCERT में पढ़ा था इकोलाई को लेके, उसने 2000 बेस पेयर ऐड किए थे पर सेकंड के हिसाब से, वो भी एक डिफरेंस बनेगा। तो इस तरह हमने NCERT कवर की, इस तरह हमने एक्स्ट्रा कवर किया। तो आप DNA रेप्लिकेशन को बार बार पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, कंसेप्चुअली पढ़ो, तभी आपको समझ में आएगा। इसमें मिज़ल्स स्टाल्स जो एक्सपेरिमेंट है कंजर्वेटिव का, सेमी कंजर्वेटिव का, वो भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद में जो प्रक्रिया चलती है वो पार्ट 1 पार्ट 2, इसको भी आप अच्छे से पढ़ के रखो। एंजाइम के बारे में उसके रोल आप अच्छे से पढ़ के रखो। गॉट इट? थैंक यू।